मंदिर की रात में डर का साया, एक कहानी फिर से जगमगाई। तन्हा दिल की किस्मत ने मोहब्बत की राह दिखाई। बीते जख्मों की गूंज में आंसू चुपकर बहते रहे। माँ की अधूरी पुकार ने साए खामोश रहते गए। नफरत से शुरू हुआ ये दर्द माफी में तब्दील हो गया। तारकुड़ी का अंधेरा अंत रोशनी में ढल गया। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है। अनमोल और रागिनी ट्रेन से उतरते हैं। उन्हें लेने के लिए शिल्पा आई होती है, जो रागिनी की सोशल मीडिया वाली दूर की दोस्त है। ये उनकी पहली मुलाकात होती है। शिल्पा उन्हें जल्दी से पहचान लेती है और मुस्कुराते हुए उनके ओर आती है। रागिनी, हाय शिल्पा, नाइस मीटिंग यू। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक। और ये है अनमोल, मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो। हाय। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। तीनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। तीनों को छुरी की ओर जाने वाली एक बस नजर आती है और वो उसमें चढ़ जाते हैं। कुछ ही वक्त बाद बस चल पड़ती है और वहां से निकल जाती है। रागिनी बस में अनमोल के पास खिड़की की ओर बैठी रहती है। वो मायूस लगती है और चुपचाप आंसू बहा रही होती है। अनमोल ये देखता है और उसे खामोश करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। रागिनी उसकी ओर देखती है और इसी पल उसके बीते हुए वक्त के बारे में पता चलता है। कुछ दिनों पहले रागिनी अपने मम्मी पापा के सामने खड़ी होती है और उसके साथ अनमोल भी होता है। रागिनी की आंखों में आंसू होते हैं। अनमोल चुपचाप खड़ा रहता है। रागिनी के मम्मी पापा की बातों से खुद को बेबस और बेइज्जत महसूस करता है। ये बिन बाप का बेटा मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता। ये एक तवायफ का बेटा है। क्या इसे खुद भी पता है कि इसका असली बाप कौन है? अनमोल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और उसी रात अनमोल एक बैग लेकर रागिनी के घर के सामने खड़ा होता है। रागिनी भी घर से बाहर निकलती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब याद करते हुए रागिनी मायूस हो जाती है और वो अपने परिवार को इस तरह छोटा नहीं चाहती थी। रागिनी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। अगर मेरी अम्मी ने मुझे यूं रास्ते पर ना छोड़ा होता तो आज मैं भी। नहीं अनमोल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये फैसला हम दोनों का था। जानता हूँ कि मेरे सर पर भी कभी मेरे अम्मी अब्बू का सहारा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं जानती हूँ अनमोल, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई परेशानी नहीं है। तुम आज जो भी हो खुद के बलबूते पर हो, और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अनमोल उसके पास बैठा हुआ उसे गले लगा लेता है। बस गांव की ओर चलती रहती है। उसी रात शिल्पा दरवाजा खोलती है और अनमोल और रागिनी बाहर खड़े घर को देखते रहते हैं। फिर दोनों अंदर कदम रखते हैं। शिल्पा लाइट जलाती है और वो घर को देखते हैं। वो घर पुराना, धूल भरा होता है और कई सालों से खाली पड़ा हुआ लगता है। यह है तुम्हारा घर। हाँ, मैं जानती हूँ कि काफी खराब हालत में है, मगर तुम यहाँ सलामत रहोगे। थैंक यू सो मच शिल्पा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। और मैं कल 3 दिन के लिए गांव से बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम लोग यहाँ की साफ सफाई कर लेना। और हाँ, यहाँ के लोगों से जितना हो सके कम बात करना। जितने लोगों से जान पहचान करोगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। हम ख्याल रखेंगे इस बात का। थैंक यू शिल्पा। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। इसके बाद शिल्पा वहाँ से चली जाती है। अनमोल और रागिनी अकेले रह जाते हैं और थोड़ा बहुत सामान साफ करके सोने का फैसला करते हैं। अगले दिन अनमोल और रागिनी खुद ही घर की सफाई शुरू करते हैं। वो इस्तेमाल के लायक फर्नीचर ठीक करते हैं। धीरे धीरे सारी धूल और गंदगी साफ हो जाती है। कुछ ही दिन में घर साफ और रहने लायक लगने लगता है और दोनों इससे तसल्ली में रहते हैं। फिर वो साथ में एक सेल्फी लेने का फैसला करते हैं। सेल्फी लेते वक्त अनमोल की नज़र पीछे रखी एक चीज पर पड़ती है। वो मुड़कर उसे देखने लगता है। वो वहाँ रखा एक अवार्ड देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा अजीब महसूस करता है।
जैसे वो उसे पहले से जानता हो। ये यहाँ कैसे आया? क्या बात है अनमोल, ये तो मुझे बाकी सामान के साथ ही मिला था। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। ये अवार्ड तो अम्मी को मिला था। माँ को? तुम ये कैसे कह सकते हो? जब मैं 5 साल का था तब ये अवार्ड अम्मी को मिला था, उनके रक्स का त्योहार में। ये उन्हीं का है। अनमोल, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये दूसरों को भी मिला हो, उनमें से किसी का हो। नहीं रागिनी, ये अम्मी का ही है। बचपन में खेलते वक्त ये मुझसे गिर गया था और इसका हाथ टूट गया था। देखो, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ का कोई सामान यहाँ हो? तुम्हारा तो इस गांव से कोई नाता ही नहीं है। इसका पता एक ही बात से चल सकता है। अनमोल अवार्ड को पलट कर देखता है और नीचे लगी नेम प्लेट पर उसकी नजर जाती है, जिस पर दुकान का पता लिखा होता है। उसी शाम अनमोल अवार्ड को अपने बैग में रखकर उस पर लिखे पते पर पहुंचता है। वो अंदर जाता है और उसके बारे में पूछताछ करता है। भैया, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो अवार्ड को हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। फिर वो अपनी अलमारी से एक रजिस्टर निकालकर उसे देखने लगता है। हाँ, इसे यहीं से खरीदा गया है। किसी कस्बे वाले ने यहाँ ला कर दिया था। उन्हें ये कहाँ से मिला? उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अनमोल उलझन में दिखता है। उसे लगा था कि इस तरह वो अपनी माँ तक पहुँच जाएगा, मगर उसकी कोशिश साफ तौर पर नाकामयाब हो जाती है। रात को घर लौटते वक्त अनमोल देखता है कि एक दरख्त के पास भीड़ जमा होती है। दरख्त के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी होती है। उसके पास शराब की बोतल होती है और रेडियो की पट्टी उसके गले में फंसी होती है। अनमोल उसके पास जाता है। ये क्या भैया, क्या हुआ इन्हें? वो आदमी अनमोल को ऊपर से नीचे तक देखता है और वहां से चला जाता है। अनमोल को ये थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो फिर भी वहां से निकलने का फैसला करता है। जब अनमोल घर पहुंचता है तो वो देखता है कि शिल्पा रागिनी के साथ बैठी होती है। वो दोनों उसी घटना के बारे में बातचीत कर रही होती हैं, जो अनमोल ने कुछ ही वक्त पहले देखी थी। आखिर चक्कर क्या है? ये इस गांव की भूतनी तारकुड़ी का काम है। ये कैसा नाम है? आज से 21 साल पहले ये सब शुरू हुआ। तारिका नाम की एक खूबसूरत औरत यहाँ इस गांव में आई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह अपने पति के साथ भागकर। मगर कुछ वक्त बाद उसके पति के परिवार वालों ने उसे ढूंढ लिया और वापस ले गए। कुछ दिनों बाद उसके पति के मरने की खबर आई। उसके बाद उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर जिस रात वो जाने वाली थी, कुछ शराबियों ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और उसकी इज्जत लूट ली। अगले दिन तारिका की लाश गांव के बड़े दरख्त से लटकी हुई मिली, साथ में एक खत भी कि अब वो किसी भी आदमी को जिंदा नहीं रहने देगी यहाँ। और तब से यहाँ उसके भूत को देखा गया। कहते हैं जब भी कोई आदमी शाम 9 बजे के बाद बाहर जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। ये सुनकर अनमोल और रागिनी हैरान रह जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो काफी बुरा हुआ उसके साथ। मगर आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो शराबियों को और गाने बजाने वालों को ही क्यों मारती है। क्योंकि अम्मी को शराबियों से नफरत थी और जिस रक्ष ने उसे पहचान और इज्जत दी, उसी रक्ष ने उसका सब कुछ छीन लिया। रागिनी और शिल्पा समझ नहीं पाती कि अनमोल क्या कह रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो अनमोल? रागिनी, तारिका कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मी थी। उस रात जब वो कस्बे से भागने वाली थी, उनका फोन हमारे चाय वाले चाचा को आया था। मैंने बहुत मुंतजिर किया, लेकिन वो कभी नहीं आई। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन शिल्पा और रागिनी की आंखें डर से फैल जाती हैं। इसका मतलब तुम्हारी माँ की रूह को आज तक शांति नहीं मिली। हमें उनके लिए कुछ करना होगा। तुम सही कह रही हो रागिनी, हमें। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। अनमोल, रागिनी और शिल्पा घबरा जाते हैं। कुछ ही वक्त में दस्तक तेज थपथपाहट में तब्दील हो जाती है और फिर बाहर खड़े लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये कोई और नहीं, रागिनी के मम्मी पापा होते हैं। उन्हें देखकर रागिनी और अनमोल हैरान रह जाते हैं और रागिनी को पकड़कर घर से बाहर ले जाते हैं। रागिनी को उसके मम्मी पापा गांव की सड़कों पर घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। गांव पूरी तरह से खामोश होता है। रात में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता और वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता।
वो जल्दी से रागिनी को कार में बैठाते हैं और खुद भी अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो निकलने लगते हैं, अचानक एक अनदेखी ताकत कार के पीछे वाले पहिए को हवा में उठा देती है। रागिनी के पापा एक्सेलरेटर जोर से दबाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। तभी एक झटके में कार आगे बढ़ती है और पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर से रागिनी पीछे बेहोश हो जाती है और उसके माता पिता आगे गिरकर शीशा तोड़ देते हैं। घायल हालत में वो उठते हैं, तभी उनके सामने डरावनी शक्ल वाली तारकुली सामने नजर आती है। तुम जैसे लोगों की वजह से मुझसे मेरा सुहाग छिन गया और अब इस जगह पर मैं ये फिर से नहीं होने दूंगी। तारकुड़ी अपना हाथ ऊपर उठाती है और रागिनी के मम्मी पापा को एक साथ हवा में उठा देती है। वो डर से कांपने लगते हैं। जैसे ही वो उन्हें मारने वाली होती है, तभी वहां अनमोल पहुंच जाता है। अम्मी! तारकुड़ी मुड़कर उनकी ओर देखती है। वो देखती है कि अनमोल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। छोड़ दो इन्हें अम्मी, ऐसा मत करना। तारकुड़ी की आंखें इंसानों जैसी हो जाती है और 21 साल में पहली बार उसके चेहरे पर भाव नजर आते हैं। वो तुरंत उन्हें छोड़ देती है और अनमोल की ओर बढ़ने लगती है। बेटा अनमोल। हाँ अम्मी, मैं क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों छोड़कर चली गई मुझे? कभी नहीं छोड़ा था बेटा, बस कुछ दिन के लिए अलग किया था ताकि सब ठीक करके हम तुझे वापस लेने आए। इन्हें मत मारो अम्मी, मैं इन्हें समझाऊंगा। मैं इनका मुकाबला खुद करूंगा। बस मैं इस दिन का ही इंतजार कर रही थी। मैं तभी मुक्त होती जब मैं अपने साथ हुए अन्याय को किसी और के जरिए खत्म कर पाऊं। अनमोल की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। तारकुड़ी पीछे मुड़कर रागिनी के मम्मी पापा की ओर देखती है। वो दोनों झुककर अपनी गलती मान लेते हैं। मुझे माफ करना, मैं अब इस रिश्ते को मंजूर करता हूँ और आप हमें छोड़ दीजिए। आसमान से एक रोशनी नीचे उतरती है और तारकुड़ी धीरे धीरे उसमें समा जाती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। रागिनी कार में होश में आती है और उसकी माँ तुरंत उसके पास आ जाती है। 1 महीने बाद अनमोल और रागिनी की शादी हो रही होती है। सभी खुश होते हैं और रागिनी के मम्मी पापा भी इस खुशी में शामिल होते हैं। शिल्पा थोड़ी दूर खड़ी होकर उनकी ओर खुशी से हाथ हिलाती है। वो चारों ओर देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा और अगले ही पल वो भी अचानक गायब हो जाती है।